आज हम उस दौर की बात करने वाले हैं जिसने इंसानियत की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। वो दौर जब हमने शिकारी बनकर भटकना छोड़ा और एक जगह टिककर अपनी दुनिया बसानी शुरू की। हम बात कर रहे हैं भारतीय नवपाषाण युग की। और इसे सिर्फ एक बदलाव कहना शायद नाइंसाफी होगी। कई इतिहासकार इसे नवपाषाणिक क्रांति कहते हैं और आज हम यही समझेंगे कि ये नाम कितना सही है। हमारे पास जो स्रोत है वो भारत के कोने कोने में बिखरे पुरातात्विक स्थलों की रिपोर्ट्स हैं, उनके विश्लेषण है। तो आज हमारा मिशन है इन बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाना। हम ये देखेंगे कि भारत के अलग अलग माहौल में, मतलब पहाड़ों से लेकर मैदानों और समुद्री तटों तक, हमारे पूर्वजों ने कैसे बिल्कुल अनोखे तरीकों से जीना सीखा। ये कहानी इंसानी जुगाड़ की है ना? बिल्कुल। चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसी शब्द पर आते हैं जो इस पूरे दौर को परिभाषित करता है, नवपाषाणिक क्रांति। क्रांति शब्द सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रातों रात बदल गया होगा, पर यह बदलाव तो हजारों साल में हुए। तो क्या ये क्रांति शब्द थोड़ा बड़ा चढ़ाकर नहीं लगता? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, नवपाषाण शब्द सबसे पहले जॉन लुब्बाक ने अपनी किताब प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इस्तेमाल किया था, लेकिन इसे क्रांति का नाम दिया मशहूर पुरातत्वविद गार्डन चाइल्ड ने। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नतीजा सचमुच क्रांतिकारी था। अच्छा। सोचिए, लाखों सालों से इंसान सिर्फ एक उपभोक्ता था, मतलब प्रकृति से जो मिला वो ले लिया। इस दौर में पहली बार वो उत्पादक बना। उसने जमीन से अन्न उगाना सीखा, जानवरों को पालना सीखा। ये सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं था, ये सोचने का, जीने का, एक समाज के तौर पर संगठित होने का पूरा नजरिया बदल रहा था। तो भले ही इसमें हजारों साल लगे, लेकिन इसका जो असर था वो किसी धमाके से कम नहीं था। बिल्कुल। तो इस धमाके का, इस क्रांति का सबसे पहला और सबसे साफ सबूत हमें कहाँ मिलता है? हमारे सोर्स इशारा करते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान की तरफ। एक जगह है मेहरगढ़। हाँ, मेहरगढ़। कहते हैं कि यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी की नींव पड़ी। तो ये इतनी खास जगह क्यों है? मेहरगढ़ को आप एक टाइम कैप्सूल की तरह देख सकते हैं। ये वो जगह है जो हमें शिकारी संग्राहक जीवन से एक स्थायी कृषि समाज बनने के हर एक कदम को दिखाती है। ये बोलन नदी के पास कोची के मैदान में है, जिसे आज भी रोटी की टोकरी कहते हैं। तो जाहिर है ये जगह हमेशा से बहुत उपजाऊ रही है। यहाँ लगभग 7000 ईसा पूर्व के नवपाषाणिक साक्ष्य मिलते हैं। और जो सबूत मिले हैं वो तो मतलब वाकई हैरान करने वाले हैं। दक्षिण एशिया में गेहूं और जौ की खेती का सबसे पुराना प्रमाण। और सिर्फ गेहूं जौ ही नहीं। हाँ, वही अंगूर, खजूर और सबसे बढ़कर कपास। ये अपने आप में एक पूरी तकनीक है, ये सिर्फ एक फसल नहीं है। सही कहा। मतलब किसी पौधे के रेशों को देखकर ये सोचना कि इससे तन ढकने वाला कपड़ा बन सकता है, ये तो कमाल का वैचारिक उछाल है। बिल्कुल। और सिर्फ पौधे ही नहीं, जानवरों को पालने में भी ये लोग माहिर थे। भारतीय उपमहाद्वीप में भैंस को पालतू बनाने का पहला सबूत हमें मेहरगढ़ से ही मिलता है। और तकनीक मुझे सबसे दिलचस्प लगा, फसल काटने के लिए पत्थर के हंसिया का इस्तेमाल और कुम्हार के चाक पर बने वो मिट्टी के बर्तन। हाँ, जिन पर पीपल के पत्ते की चित्रकारी है। हाँ, तो वो सिर्फ जरूरत की चीजें नहीं बना रहे थे, उनमें कला भी डाल रहे थे। और कुछ खोजें तो ऐसी हैं जो हमें उनके समाज के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे यहाँ एक इंसान के दांत में ड्रिलिंग का दुनिया का सबसे पुराना सबूत मिला है। अच्छा, मतलब उस जमाने में एक तरह के डेंटिस्ट? ये तो कमाल की बात है। हाँ, वो सिर्फ दर्द सहते नहीं थे, उसका इलाज करने की कोशिश भी करते थे। और यही नहीं, तांबे को गलाने की शुरुआती जानकारी भी मिलती है, जो हमें पाषाण युग से धातु युग की तरफ ले जाती है। शायद परलोक की यात्रा के लिए भोजन या साथी का प्रतीक हो। और फिरोजा और लाजवर जैसे कीमती पत्थरों के मनके मिलना ये साबित करता है कि वे सिर्फ एक गांव में सिमटे नहीं थे, वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से व्यापार करते थे। तो मेहरगढ़ एक तरह का ग्लोबल विलेज था अपने जमाने का। ठीक है, तो मेहरगढ़ में हमने देखा कि कैसे उपजाऊ मैदान ने खेती को जन्म दिया। लेकिन क्या होता है जब आप एक ठंडे पहाड़ी इलाके में हो, जैसे कि कश्मीर? वहां की कहानी तो बिल्कुल अलग लगती है। हाँ, कश्मीर की झिलम घाटी में बुरझोम और गुफकराल जैसे स्थल एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। ये बस्तियां करेवा पर थीं, मतलब झीलों के सूखे हुए हिस्सों की ऊंची जमीन पर। यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज था कड़ाके की ठंड से बचना, और उनका समाधान था गड्ढा घर। गड्ढा घर मतलब वो जमीन के नीचे गड्ढों में रहते थे।
हाँ, ये असल में इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। वे जमीन के नीचे गोलाकार या अंडाकार गड्ढे खोदते थे। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। जमीन के नीचे रहने से वो खुद को बर्फीली हवाओं से बचा पाते थे। ये प्रकृति से लड़ने की नहीं, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाकर जीने की कोशिश थी। लेकिन बुर्जहोम की जो बात मुझे सबसे ज्यादा छू गई वो है वहां मिली कब्रें। कई कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। ये नवपाषाण काल के सबसे मार्मिक सबूतों में से एक है। ये दिखाता है कि इंसान और जानवर का रिश्ता सिर्फ जरूरत का नहीं था, बल्कि भावनात्मक भी था। वो कुत्ता सिर्फ एक शिकारी या पहरेदार नहीं था, वो एक साथी था। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसी ही प्रथा उस दौर के चीन में भी मिलती है। अच्छा, तो क्या कोई कनेक्शन था? हो सकता है किसी तरह पर सांस्कृतिक संपर्क रहा होगा, और कला और तकनीक में भी वे अलग थे। एक पत्थर पर हिरण के शिकार का दृश्य उकेरा गया है, और वहां पत्थर के औजारों से ज्यादा हड्डी के औजारों का एक पूरा उद्योग विकसित था। सुई, भाले, मछली पकड़ने के कांटे, सब कुछ हड्डियों से। तो मतलब उन्होंने वही इस्तेमाल किया जो उनके पास आसानी से उपलब्ध था। बिल्कुल। लेकिन गुफकराल, जिसका मतलब ही कुम्हार की गुफा है, वहां एक हैरान करने वाली बात है। क्या? वहां से एक भी कब्र नहीं मिली है, जबकि वो बुर्जहोम के बहुत पास है। तो शायद उनकी अंतिम संस्कार की प्रथाएं बिल्कुल अलग थीं। वाह, तो हर जगह अपनी अलग कहानी है। अच्छा, अब अगर हम गंगा के विशाल मैदानों की तरफ बढ़ें तो वहां की कहानी क्या है? गंगा के मैदान की कहानी घूमती है चावल और सामुदायिक जीवन के इर्द गिर्द। यहाँ उत्तर प्रदेश में कोल्ढीवा और बिहार में चिरांद, ये दो सबसे महत्वपूर्ण स्थल हैं। कोल्ढीवा, जो प्रयागराज के पास है, वो धान की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से ओराइजा सताइवा किस्म के चावल का दुनिया का सबसे पुराना प्रमाण मिला है, लगभग 6000 ईसा पूर्व का। और यहाँ के मिट्टी के बर्तनों में भी एक पहेली छिपी है ना? स्रोतों में लिखा है कि इन बर्तनों पर रस्सी या डोरी की छाप मिलती है, ठीक वैसी ही जैसी हजारों किलोमीटर दूर कश्मीर के बुर्जहोम में मिली थी। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है? नहीं, ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। ये इस बात का ठोस सबूत है कि जिसे हम अलग अलग संस्कृतियां समझ रहे हैं, वो शायद एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थीं। सोचिए, उस जमाने में विचार, तकनीक और शायद लोग भी हजारों किलोमीटर का सफर कर रहे थे। ये संस्कृतियां एक दूसरे से कटी हुई नहीं थी। और बिहार का चिरांद, उसे तो हड्डी के उपकरणों का केंद्र कहा गया है। हमने कश्मीर में भी हड्डी के औजार देखे, तो चिरांद में क्या खास था? चिरांद में जो मिला है वो मात्रा और गुणवत्ता दोनों में असाधारण है। ये कई नदियों के संगम पर बसा था, तो जाहिर है वहां घने जंगल और बहुत सारे जानवर थे। शायद इसीलिए यहाँ हिरण के सींगों से बने औजारों का एक तरह से कारखाना ही लग गया था। सुई, भाले, खुरपी, मछली पकड़ने के कांटे, अनगिनत चीजें मिली हैं। और उनके सामाजिक जीवन के बारे में भी कुछ दिलचस्प मिला है? हाँ, चिरांद में एक साथ कई चूल्हे मिले हैं जो एक सीधी लाइन में बने हैं। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि ये एक सामुदायिक रसोई रही होगी। सामुदायिक रसोई? मतलब सब मिलके खाना बनाते थे? शायद, जहां पूरा कबीला या कई परिवार मिलकर खाना बनाते और खाते थे। ये मिलकर काम करने और संसाधनों को साझा करने की गहरी भावना को दर्शाता है। गंगा के मैदान में सामुदायिक रसोई, ये तस्वीर बहुत दिलचस्प है। लेकिन उन लोगों का क्या जो समुद्र के किनारे रहते थे? शायद पूर्वी भारत हमें इसका जवाब दे सकता है। बिल्कुल। जब हम ओडिशा के गोल बई शासन जैसे स्थलों को देखते हैं, तो एक नई दुनिया खुलती है। यहां से भारी मात्रा में मछली की हड्डियां मिली हैं, जिनमें शाक के दांत भी शामिल हैं। शाक के दांत? हाँ, और एक खूबसूरत हाथी दांत का लॉकेट भी मिला है। ये साफ दिखाता है कि उनकी अर्थव्यवस्था समुद्री और नदी के संसाधनों पर कितनी ज्यादा निर्भर थी। वो किसान तो थे, लेकिन साथ ही माहिर मछुआरे भी थे। और पूर्वोत्तर भारत, वहां की कहानी तो और भी अलग लगती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि वहां आज भी जूम खेती होती है, और इसकी शुरुआत इसी युग में हुई थी। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। असम में दोजली हैंडिंग या मेघालय के स्थल हमें दिखाते हैं कि खेती करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता। झूम खेती में जमीन के एक टुकड़े पर जंगल साफ करके कुछ साल खेती की जाती है, और फिर उसे दोबारा जंगल बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये पर्यावरण के साथ एक बिल्कुल अलग रिश्ते को दिखाता है। और उनके औजार, क्या वो भी खास थे? उनकी खासियत उनकी स्थानीयता में थी। वो औजार बनाने के लिए उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करते थे जो उनके आसपास मिलते थे, जैसे असम में बलुआ पत्थर, मेघालय में डोलराइट। उन्होंने अपने पर्यावरण को बहुत गहराई से समझा और उसी से अपनी जरूरतें पूरी करने के रास्ते निकाले। ये आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन मॉडल है।
और अब अंत में चलते हैं दक्षिण भारत, जहां की नवपाषाण संस्कृति की पहचान ही कुछ और है। राख के टीले। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि ये किसी ज्वालामुखी की राख होगी, लेकिन कहानी तो कुछ और ही है। ये दक्षिण भारत की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर ये विशाल राख के टीले मिले हैं। ये टीले सदियों तक एक ही जगह पर मवेशियों का गोबर जलाने से बने हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये जगहें असल में गौशाला या पशुओं का बाड़े थीं। तो ये राख के टीले सिर्फ कचरे के ढेर नहीं थे? बिल्कुल नहीं। इन्हें आप उस युग के बैंक खाते की तरह देख सकते हैं। जितना बड़ा टीला, उतना बड़ा पशुओं का झुंड और उतनी ही ज्यादा उस समुदाय की संपत्ति। ये दिखाता है कि दक्षिण भारत की शुरुआती अर्थव्यवस्था में पशुपालन का कितना केंद्रीय महत्व था। शायद खेती से भी ज्यादा? हाँ, शायद। और उनकी खेती भी उत्तर भारत से अलग थी। जहां उत्तर में गेहूं जौ था, वहीं दक्षिण में पहली फसल थी मिलेट यानी रागी और कुल्थी। उन्होंने वो फसलें चुनी जो वहां के शुष्क मौसम में आसानी से उग सकती थी। सही कहा। और उनके सामाजिक जीवन की झलक भी अनोखी है। कर्नाटक के बुधिहाल से एक सामुदायिक भोज स्थल और एक बूचड़ खाने का सबूत मिला है। लगता है वहां बड़े बड़े उत्सव होते थे। और उनकी अंतिम संस्कार की प्रथाएं, वो भी बिल्कुल अलग थीं। हाँ, दक्षिण भारत में मृतकों को अक्सर घर के आंगन या फर्श के नीचे ही दफनाने की प्रथा थी। शायद वे अपने पूर्वजों को अपने करीब रखना चाहते थे। ब्रह्मगिरी जैसी जगहों पर तो बच्चों को मिट्टी के बड़े बड़े मटकों में रखकर दफनाया जाता था। तो मेहरगढ़ से लेकर ब्रह्मगिरी तक इस पूरी यात्रा के बाद हम इस नवपाषाणिक क्रांति का सार कैसे समझ सकते हैं? हर जगह कहानी थोड़ी अलग है। इसका सार एक शब्द में है: स्थायित्व। कृषि और पशुपालन ने पहली बार इंसान को एक जगह टिककर रहना सिखाया, और इसी स्थायित्व से गांव बसे, आबादी बढ़ी और समाज का वो ढांचा तैयार हुआ जिस पर आज भी हम टिके हैं। इंसान अब सिर्फ प्रकृति की दया पर नहीं था, वो प्रकृति के साथ मिलकर अपना भविष्य गढ़ रहा था। लेकिन स्रोत ये भी साफ करते हैं कि ये एक निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। मतलब वो उतना ही उगा पाते थे जितना जीने के लिए जरूरी था। उनके पास इतनी अतिरिक्त उपज नहीं होती थी कि वो बड़े शहर बसा पाते। बिल्कुल। ये क्रांति कांस्य युग की हड़प्पा जैसी शहरी सभ्यताओं के लिए एक लॉन्च पैड जरूर थी, लेकिन ये खुद एक शहरी क्रांति नहीं थी। इसने वो नींव रखी जिस पर आगे चलकर विशाल इमारतें खड़ी हुईं। ये वो पहला अध्याय था जिसके बिना आगे की कहानी लिखी ही नहीं जा सकती थी। आज की ये गहरी पड़ताल हमें मानव जीवन के सबसे बड़े मोड़ पर ले गई। स्रोत हमें बताते हैं कि लोगों ने क्या खाया, कैसे घर बनाए, कौन से औजार इस्तेमाल किए। लेकिन एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। इन पहले गांवों में जब लोगों ने एक साथ रहना शुरू किया तो भाषा, रिश्ते और सामाजिक नियम कैसे बने होंगे? क्या मेहरगढ़ की कब्र में रखी गई बकरी या बुर्ज होम में मालिक के साथ दफनाया गया कुत्ता सिर्फ एक रीति रिवाज था, या ये उस भावनात्मक जुड़ाव की शुरुआत थी जिसे आज हम अपने पालतू जानवरों के साथ महसूस करते हैं? ये वो कहानियां हैं जो शायद पत्थर और हड्डियों में दर्ज नहीं है, पर जिन्होंने हमें इंसान बनाया।